वेलकम बैक। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। मेरे ओपिनियन पर बात मानकर इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए, विल हैव बेटर रिजल्ट्स। किसी की भी बात पर आप आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कंपनी करती क्या है। कंपनी बेसिकली एक EPC बिज़नेस में है। EPC बिज़नेस का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का कंपनी है। रेलवे, ब्रिज, हाईवे बनाना, जो भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ रोड हुआ, ब्रिज हुआ, फ्लाईओवर हुआ, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ये कंपनी ये काम करती है। कंपनी प्री क्वालिफाइड है बड़ी बिड्स के लिए, इंडिपेंडेंटली बिड करने के लिए। इंडिपेंडेंटली बिड का मतलब, सपोज़ आज मैं एक छोटी कंपनी खोलता हूँ जयपुर के अंदर या दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर, और मेरे सारा आगा पीछा सब कैपेसिटी जोड़ के मैं 5 करोड़ का काम कर सकता हूँ। और मान लीजिए दिल्ली सरकार कोई 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाती है जिसमें बिड्स इनवाइट किए जाते हैं, तो मेरी कैपेसिटी 5 करोड़ है। अगर मुझे 2000 करोड़ के बिड करना है प्रोजेक्ट पे, तो मुझे किसी के साथ, बड़े प्लेयर के साथ जो सर्टिफाइड हो, जो एक्सेप्टेड हो, जो क्वालिफाइड हो बिड करने के लिए, मुझे उसके साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। ये कंपनी ऐसी है, इसको किसी के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करना है। अगर ये चाहे तो ये इंडिपेंडेंटली बड़ी बिड्स के लिए क्वालिफाइड है ये कंपनी, विच इज़ ये एक अच्छी चीज़ है। दैट मीन्स कंपनी रिलायबल है, सरकार इस कंपनी पे रिलाई करती है, कस्टमर्स इस कंपनी पे रिलाई करते हैं। कस्टमर्स कौन है इस कंपनी के? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टाटा प्रोजेक्ट्स, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एट्सेट्रा। टोटल जो कंपनीज़ हैं उसमें से 92% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का है, 8% प्राइवेट है। फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिगर्स लाइव नहीं है, पुराना डेटा है फिगर्स का। एग्जैक्ट फिगर मैटर नहीं करता, ट्रेंड मैटर करता है कि किस ट्रेंड की तरफ कंपनी जा रही है। प्रोजेक्ट टाइप HAM, EPC, रेलवे। HAM आपको बता दूं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है, EPC होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योर और कंस्ट्रक्शन। एक तीसरा मॉडल होता है BOT, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। सो जैसे सपोज़ कीजिए भारत सरकार चाहती है कि गुजरात के अंदर एक 200 किलोमीटर का हाईवे बने, तो उस 200 किलोमीटर के हाईवे के लिए मान लीजिए 2000 करोड़ लगता है। तो भारत सरकार खुद अगर ये 2000 करोड़ फंसा देगी तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारा टैक्स कलेक्शन जितना है उसी में हम चादर देख के पैर फैला सकते हैं। तो 2000 करोड़ सरकार नहीं अटका सकती, तो सरकार कहेगी कोई और आके बना दे। अब चलिए 2000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तो कोई कंपनी दे दे, 2 प्रोजेक्ट कोई कंपनी दे दे, 20 प्रोजेक्ट 20 कंपनियां मिलकर लगा ले। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनीज अपना पैसा फंसाने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगी एक समय के बाद। इसके लिए सरकार एक नया प्रोजेक्ट, एक मॉडल लाया है सरकार, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसके अंदर 40% पैसा सरकार देती है, 60% के लिए जो बिडर है, जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला है, उसको अरेंज करना है, और उसमें भी उनको 30-40 से 45% लोन मिल जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट अगेंस्ट है, तो लोन मिल जाएगा नेचुरली। तो ये HAM मॉडल के अंदर कंपनी बहुत प्रोग्रेसिवली काम कर रही है। दैट मीन्स पैसा बहुत ज़्यादा नहीं फंसेगा। कंपनी का हेडक्वार्टर जयपुर में है, 11 स्टेट्स में इस समय काम कर रही है। नॉर्थ में 51%, साउथ में प्रेजेंस थोड़ी कम है, वेस्ट में काफ़ी कम प्रेजेंस है। वेस्ट में बड़ा स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र आता है, लेकिन इस कंपनी की प्रेजेंस ग्रो कर रही है। कंपनी असेट लाइट मॉडल पर काम करती है। असेट लाइट मॉडल मतलब ओला, फॉर एग्जाम्पल ओला। चलो ओला छोड़ो, आप ओयो की बात करो, Airbnb की बात करो। इनका खुद का कोई होटल नहीं है, ये जस्ट टाई अप में रहते हैं, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं और सर्विसेज आगे सेल करते हैं। तो इसी तरह ये कंपनी खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, साइट्स बनाते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करके देते हैं। कंपनी की कुछ सब्सिडरीज़ हैं, सब कंपनियों की होती है। एब्सोल्युटली एक बड़ा नाम जो है नज़र आ रहा है वो कानपुर सेंट्रल, हाफ ईयरली फर्स्ट हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने कानपुर सेंट्रल का LOA मिला है, NTPC सिम्हाद्री का मिला है, RVNL, NTPC, कमल मुनक्रो। कंपनी मतलब काफ़ी इंप्रेसिव पोर्टफोलियो कंपनी का, ठीक है। इसके बाद चलो, ये तो हो गई कंपनी अपने बारे में क्या बोलती है। कोई भी इंसान अपने बारे में जो बात करता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कंपनी अब बोलती है कि हमें 21 साल का एक्सपीरियंस है और जो हमारे प्रमोटर्स उन्हें 45 साल का एक्सपीरियंस है। 2003 में कंपनी बनी थी, EPC सर्विसेज ऑन टर्न की बेसिस एंड HAM मॉडल। टर्न की का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने किराने की दुकान खोली और मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए। अब बदलते समय की मांग के साथ मुझे और सामान डालना है दुकान के अंदर, जिसके लिए मुझे 3 लाख रुपए और चाहिए। अगर मुझे 3 लाख रुपए मिल जाते हैं तब तो मेरा काम चल जाएगा।
या फिर मुझे बंद करके जाना पड़ेगा। तो कोई दूसरा व्यापारी आएगा और वो कहेगा कि ठीक है तुम्हारे पास 3 लाख रुपए नहीं है, ये पकड़ो तुम, दुकान के 10 लाख के बदले 11 लाख रुपए, मेरे पास 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, मैं नया सामान डाल के मैं बना लूँगा। तो इसको मतलब कहते हैं कि चाबी बदल देना, टर्न की प्रोजेक्ट, बेसिक मतलब ये होता है। समय समय पे लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, बेसिक मतलब यही होता है। जैसा मैंने कहा कंपनी की प्रेजेंस 11 स्टेट्स में है, भारत के अंदर 29 राज्य हैं, संभावनाएं बहुत है कंपनी के पास, लेकिन अभी थोड़ी कम है, फ्यूचर इज़ देयर। अब कंपनी के उस पर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। स्टॉक पी 18.1 है। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एवरेज पीई जो है, पीए कंपैरिजन अगर अपन देखेंगे, पीयर कंपैरिजन पीई, मीडियन पीई 27 है, इस सेगमेंट का मीडियन पीई 27 है। आईआरबी का पीई 56 है, जीआर इंफ्रा का 17 है, एचजी इंफ्रा का 18 के आसपास है, जो कि एवरेज कहा जा सकता है। एयरकॉन का 22 है, 27 एवरेज है। 60 कंपनियों के मीडियन में 27 एवरेज है, तो ये कंफर्टेबल लेवल पे है एचजी इंफ्रा पीई के फ्रंट पे। पीई के बाद अगर हम बात करें आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हेल्दी है। प्रमोटर होल्डिंग के लिए मैंने यहाँ देखा हुआ है, प्रमोटर होल्डिंग्स जो हैं वो सितंबर 22 से लेके कंसिस्टेंटली जून 24 तक सेम थी 74.53, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा कम किया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग कम करना एकमात्र ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कोई कंपनी नेगेटिव हो जाती है। अगर मान लीजिए कंपनी के पास एक्सपेंशन प्लान्स हैं या मार्केट कंपनी के शेयर्स को अच्छा पैसा दे रहा है, तो कंपनी के प्रमोटर्स कुछ कैलकुलेटेड डिसीजन लेके ये डिसीजन ले सकते हैं कि वी हैव टू शेड सम शेयर्स इन द मार्केट, तो मतलब कंपनी को और ग्रोथ देने के लिए। सो एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग वगैरह चलती रहती है, एफआईआई होल्डिंग चलती रहती है, कोई बड़ा इशू नहीं आता। नेट कैश फ्लो, एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी करती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी लगती है, वो होती है कैश फ्लो। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आना चाहिए किसी भी कंपनी का। अब इस कंपनी की मैं बात करता हूँ, इस कंपनी का मार्च 2024 का कैश फ्लो बोलता है बैलेंस शीट पे क्या हो गया, अच्छा ये रहा, मार्च 2024 का कैश फ्लो बोलता है -311 फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बोलता है 17, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बोलता है 319। अब जो कंपनी हाईवे बना रही है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अगर कैश जनरेट भी कर रही है, तो वो अपना काम ना करके कोई और काम कर रही है, इस वजह से कर रही है, ठीक है। तो इस कैश फ्लो को कैश फ्लो नहीं माना जाना चाहिए, कैश फ्लो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होना चाहिए। तो दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, देखो मार्च 2017 से लगातार कंपनी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑपरेशन से पैसा तो कंपनी बना रही है। मतलब अगर मान लीजिए ऑर्डर बिड करते हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खाली ऑर्डर बिड कर रही है या लोगों का पैसा उधार लेके कंपनी पैसा बर्बाद कर रही है। कंपनी ऑर्डर भी ले रही है, कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है अदर WC आइटम, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल चेंज हो रहे हैं इस कंपनी का। वर्किंग कैपिटल चेंज होने का ये मतलब होता है कि मान लीजिए कोई नया ऑर्डर अगर कंपनी ले लिया है एक्सपेंशन के लिए, इनको इमीडिएटली कुछ करंट असेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, इस वजह से इन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़गी। शॉर्ट टर्म असेट्स के लिए इन्होंने ज़्यादा पैसा मार्केट से इस समय उठाया हुआ है, इस वजह से जितना पैसा सिस्टम में आया उससे ज़्यादा पैसा मार्च 2024 के अंदर गया है, जो कि EPC कंपनीज़ में अगर बड़ा ऑर्डर मिल जाता है उसके अंदर जाता ही है। इट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट। कंपनी में अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को देख के भी कंपनी को मान सकते हैं कि कंपनी इस समय वाइबल है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब देखिए यहाँ पे 000 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 48 करोड़ रुपया गया है। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स 841 करोड़ इन्होंने मार्केट से लिया है, जिसके बाद 244 करोड़ बाहर चला गया है और एक 217 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर दिया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तरह से पैसा उधार पे आया है 841 करोड़ रुपए, सिस्टम के अंदर पैसा आया है, इसके लिए कैश फ्लो यहाँ पर आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉफिट वेरिएशन 5 ईयर्स, 32.8% का है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की 27.3 है। डेट 2500 करोड़ के आसपास कर्जा है। करंट प्राइस 1453 है। बुक वैल्यू 413 रुपये है। बुक वैल्यू का एक मतलब होता है, बुक वैल्यू का सपोज़ जो कंपनी की आज मान लीजिए कंपनी आज बंद होती है, इस कंपनी के सपोज़ कीजिए कितने हैं फ्री फ्लो शेयर्स, कितने हैं इस कंपनी के, मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी के नंबर ऑफ़
आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? 6.5 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इस कंपनी के, 6.5 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब ये बुक वैल्यू जो निकलती है वो मैं आपको बताऊँ कैसे निकलती है, पूरा कैलकुलेशन नहीं, जस्ट एक सरसरी निगाह का आइडिया देता हूँ। सपोज़ कीजिए आज ये कंपनी बंद करते हैं, सारी लेनदारी देनदारी अगर हम एडजस्ट करते हैं तो कंपनी के असेट्स कंपनी के डेट से ज़्यादा है। अगर ये रुपये 6.5 करोड़ लोगों में बांटा जाए बुक वैल्यू के अनुसार, 10 रुपये के प्रति शेयर की फेस वैल्यू के अनुसार, तो हर शेयर होल्डर का 413 रुपये बनता है। करंट मार्केट वैल्यू 1453, बुक वैल्यू 413 रुपये बनती है। तो नॉट वेरी बैड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है यार, अब कंपनी इतनी बड़ी है तो ऐसा ही होता है। डेट टू इक्विटी 0.91 है। आइडियली अगर बाहर का 4 रुपया है तो आप 1 रुपया रख सकते हो। आइडियली अगर बाहर का आपके पास 1 रुपया है तो बाहर के 2 रुपये पे आप बिज़नेस कर सकते हो। 5 लाख आपका और 10 लाख बाहर का, ये आइडियल कंडीशन मान सकते हैं, ये आइडियल है। ये कंपनी ने जितना पैसा खुद का लगा रखा है उससे कम कर्जा कंपनी ने ले रखा है, 1 से कम है डेट इक्विटी रेशियो, ये बहुत अच्छा डी रेशियो माना जा सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 524 करोड़, सेल्स छोड़ दो, करंट रेशियो 1.57%, करंट असेट्स बटा करंट लायबिलिटी 1.57, ठीक है, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। डिविडेंड यील्ड 0.10%, थोड़ा सा निराशाजनक है बट ऑल राइट। फेस वैल्यू 10 रुपया, पीजी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19.9%, ये एक अच्छी चीज़ है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। मार्केट कैपिटल 9,500 करोड़ के आसपास है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कंपनी का चार्ट दिखा रहा हूँ, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से आपको इस कंपनी का चार्ट दिखा रहा हूँ। कंपनी 9 मार्च 2018 को लिस्ट हुई है, तब ये लिस्ट हुई थी 267 रुपये 75 पैसे पे। इसके बाद इस कंपनी में वॉल्यूम वेरिएशंस आ रहे हैं, जुलाई के अंदर आया है। कोविड के टाइम पे भी इस कंपनी ने उतना गंदा परफॉर्म नहीं किया जितना जैसे सुज़लॉन वगैरह ने किया था, 2-2.5 रुपये 1 रुपये पे आ गए थे, वोडाफोन 3 रुपये पे आ गया था। कोरोना का टाइम ये था, कोरोना में 157 मिनिमम गया है ये कंपनी, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड पॉइंट। मैक्सिमम हाई ये कंपनी गई है 1763 रुपये 28 जून 2024 को, जब मार्केट पूरा बूम पे था, बुल मार्केट। प्रेजेंट सिचुएशन इसकी है 1453 रुपये के आसपास है। इस ग्रोथ को सस्टेनेबल ग्रोथ कहा जा सकता है, 2018 से लेके आज तक की ग्रोथ को, नॉट अ वेरी बैड प्रॉब्लम। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, 32.8% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 5 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छा रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जो थोड़ी सी कम हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। अदर देन दैट, अब इस कंपनी के बारे में और क्या बात की जानी चाहिए, इस कंपनी के बारे में और हम बात कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। ओवरव्यू देख लेते हैं कंपनी का। कॉर्पोरेट एक्शन मैं आपको बताता हूँ, डिविडेंड वगैरह कब कब दिया है कंपनी ने। हाँ, कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं, जैसे 18 अगस्त 2024 को 1.5 रुपया, 14 अगस्त 2023 को 1.25 रुपया, 1 जुलाई 2022 को 1 रुपया, 27 अगस्त 21 को 80 पैसा। कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब नॉट वेरी प्रॉमिसिंग बट ठीक है, डिविडेंड दे रही है। कॉन्सेंसस ये है कि स्टॉक को ख़रीदा जाना चाहिए। स्प्लिट अभी तक ये शेयर हुआ नहीं है, बोर्ड मीटिंग से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो, ये तो मैंने आपसे कर ली वो सारी बातें जो बाकी लोग भी करेंगे या आपको फाउंडेशन में दिखाएंगे, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल एनालिसिस, और वो पता नहीं चार्ट पढ़ना और वो मोमेंटम और वो सब। देखो, मेरी लिमिटेड नॉलेज है एज़ यूजुअल, बिकॉज आई एम लर्निंग। कंपनी या कोई भी हो, वेल्थ अगर क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होगी। मैं कंपनी की ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी को मैं क्यों पसंद कर रहा हूँ। देखिए, एक तो कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 22% दी है ईयर ऑन ईयर, Q2 हाफ ईयरली 25 को अगर ऑब्जर्व करें। अच्छे एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, टाइमली पेमेंट्स भी सरकार कर रही है जहाँ तक होता है। मार्केट रिपोर्ट्स ऐसी है कि वी आर एक्चुअली फॉलोइंग ए वेस्टर्न टाइप ऑफ कल्चर, कि फाइल अगर भारी होती जा रही है तो पैसा टाइम पे रिलीज़ होता है इस सरकार में। फर्स्ट हाफ ईयर 2025 में कंपनी को 6,280 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। प्रेजेंट ऑर्डर बुक जो है 16,985 करोड़ रुपए की है, जो कम से कम इस कंपनी को आने वाले 2 से 3 साल की विजिबिलिटी बहुत आसानी से प्रोवाइड कराती है। एबिटा मार्जिन इस कंपनी का मजबूत हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स, जो कि एबिटा मार्जिन है वो 16.4% हो गया है। एग्जीक्यूशन को ही नेचुरली कंपनी बोलेगी कि हमने एग्जीक्यूट अच्छा किया प्रोजेक्ट्स को। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में भी 11-12 हज़ार करोड़ के टोटल नए ऑर्डर एक्सपेक्ट करती है। ऑर्डर इनफ्लो जो है वो कंपनी के मजबूत नज़र आते हैं। अपॉर्चुनिटी है भारत के अंदर रोड में, रेलवे में, सोलर प्रोजेक्ट्स में, तो इस कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स, नए ऑर्डर इनफ्लोज ज़रूर आएंगे।
जब ऑर्डर नए आएंगे, इन्फ्लोज नए होंगे, इन्फ्लेशन एडजस्ट अगर कर दोगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा, प्रॉफिट्स भी ग्रो करेंगे, प्रॉफिट्स ग्रो करेगा तो नेचुरली कंपनी की वैल्यू ग्रो करेगी। एक बात और, जो कंपनी ने 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रखा है रेलवे में, सोलर में और रोड में, यानी कंपनी को इस साल के शुरू के 6 महीने में 6,500 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। 31 मार्च तक कंपनी 11-12 हज़ार करोड़ हर साल की तरह एक्सपेक्ट कर रही है। 30,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इन्होंने बिड कर रखे हैं। रेवेन्यू वगैरह बहुत आसान सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब मैं आपको रियल वर्ल्ड में दिखाता हूँ कि इस कंपनी के ऑर्डर्स को लेकर के न्यूज़ क्या है। एचजी इंफ्रा न्यू ऑर्डर, एचजी इंफ्रा न्यू ऑर्डर पास्ट ईयर में मैं देखता हूँ। एचजी इंफ्रा ये अभी की न्यूज़ है, एग्जैक्टली टाइम नहीं पता चल रहा कब की न्यूज़ है, लेकिन 14.7 करोड़ का नया ऑर्डर। आई होप यू आर नॉट एबल टू सी इट। एचजी इंफ्रा बैक्स न्यू ऑर्डर वर्थ 14.7 करोड़। 20 अगस्त 2024 की न्यूज़ है। एचजी इंफ्रा को 781 करोड़ का नया प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। 13 सितंबर 2024 में मल्टीबैगर एचजी इंफ्रा स्टॉक स्पाइक्स 5%, 716 करोड़ का ऑर्डर है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक द 22 अगस्त के आसपास 15,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था, 781 करोड़ का है। मई 24 में कंपनी ने सेबी को बताया है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये करोड़ में है, 1554 करोड़ और 1600 करोड़ का, तो करीब 3,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर ये हैं। एचजी इंफ्रा ओके, सेकंड पेज पे वही ऑर्डर बुक है। चलो ये तो पुरानी बात हो गई, अब 2020 की बात कर लेते हैं। टूल्स में जाके पास्ट ईयर कस्टम रेंज, दो 2021 से 31/12/2021 की बात करते हैं। कंपनी में रेगुलर नए ऑर्डर आ रहे हैं। देखो 6 सितंबर 2021 4 नए ऑर्डर ऑफ 2500 करोड़। 25 मई 2023 कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज रेवाड़ी एज फीडर रूल, नो प्रॉब्लम। 26 मार्च 2022 को कंपनी ने अपनी ईयर बुक में बताया कि 42 बिलियन 4,200 करोड़ होना चाहिए ना, 4,200 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं और 3,200 करोड़ के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स हैं जल जीवन मिशन के अंदर, जो कि 2023-24 ये पास्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पास्ट है, बट फिर भी कहने का मतलब है कि कंपनी में रेगुलर मुझे एक्टिविटी नज़र आ रही है। प्रमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मेरी ऑब्जर्वेशन से मुझे नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया में बहुत होना है और मुझे ये कंपनी लो प्रोफाइल में रह के अच्छा काम करती नज़र आ रही है। तो 200 रुपये पे लिस्ट हुई थी, आज 1400 रुपये। कितना मार्केट वैल्यू है इस समय? प्रेजेंट स्टॉक का वैल्यू कितना बता रहे थे? 1453 है। कंपनी और आगे जा सकती है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको साथ में कहता चलूँ कि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको अपना भी रिसर्च करना है, मार्केट को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कंपनी के साथ या किसी और बिजनेस न्यूज़ के साथ। जय हिंद।